मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, पर वो कहते हैं ना कि सिर्फ साथ रहना ही काफ़ी नहीं होता, प्यार होना भी ज़रूरी था। पर मैं तो अपना दिल किसी और को दे बैठा था। मैं दिन रात सिर्फ उसके साथ रहने के सपने देखता था, पर समाज की बनाई बंदिशों के कारण ऐसा होना नामुमकिन था। पर मैंने जैसी योजना बनाई थी, अगर मैं इस योजना में सफल हो पाता हूँ तो फिर मुझे वापस मेरी बीवी का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा और मैं अपनी महबूबा के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा। मैं भारत बैंक में नौकरी करता था और ये बात काफ़ी अच्छे से जानता था कि मैं कुछ लोगों की मदद से वो पैसे आराम से गायब कर सकता था, पर इसके लिए मेरे साथ लोग होने चाहिए तो जो वक्त आने पर मुझे धोखा नहीं देते। इसलिए मैंने उन लोगों को इस अभियान के लिए चुना जिन्हें मेरी ही तरह पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए सबसे पहले मैंने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ मिलाया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो जल्द ही रिटायर होने वाला है और जमा पूंजी के नाम पे उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। इसलिए वो मेरी बात आसानी से समझ सकता था। फिर मैंने अपने दोस्त वसंत को अपने साथ मिलाया, जो कि एक बेरोज़गार था और घर में बैठा मुफ्त की रोटी तोड़ता था और वो बस एक मौके की तलाश में था। जब वो इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से किनारा कर पाता और ये मौका उसे मेरे रूप में मिला। तीसरा और आखिरी, मेरी महबूबा पूजा, उसे साथ तो रखना ही था, क्योंकि मैं अगर उसके साथ मर भी जाता तो मुझे कोई गिला ना होता। हम डकैती शुक्रवार को अंजाम देने वाले थे, इसलिए मैंने अपनी योजना का ब्लूप्रिंट समझाने के लिए सबको बुलाया और सबको बुला योजना फिर समझा दी। अब आया अपनी योजना को रूप देने का दिन। योजना के अनुसार मैं उस दिन बैंक पहुंचा, हमेशा की तरह अपने कैबिन में अपने काम में लगा हुआ था और वक्त आने पर इंतज़ार करने लगा। ठीक 11 बजे वसंत ने अंदर कदम रखा। मैं समझ चुका था कि अब वक्त आ गया था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। गार्ड रामदीन की आंखें मुझसे मिली। मैंने उसे नज़रें फेर ली। मैंने देखा वसंत कस्टमर की लाइन में खड़ा हुआ था, जहां से पैसे जमा की जाती थी और निकासी के लिए अर्जी दी जाती थी। जैसे लाइन कम हो रही थी, मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। फिर वसंत कैशियर के समीप पहुंचा। उसने गन निकाली और कैशियर की ओर तान दी। उसके हाथ में गन देखकर कैशियर शक पकाया। वसंत को हरकत में आया देखकर रामदीन भी हरकत में आया और अपना हथियार थाम लिया और आगे बढ़ा और उसकी गर्जना से वातावरण गूंज उठा। वो गर्जा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर उसके अगले कदम यमराज के घर पड़ेंगे। मैं अपने केबिन से बाहर आया ही था कि रामदीन मुझे अपना हथियार खुबोता हुआ बोला, ओ मैनेजर साहब, अगर सब की सलामती चाहते हो तो चुपचाप सारे पैसे हमें दे दो, हम किसी को नहीं मारेंगे। तभी भीड़ में से कोई रामदीन की ओर लपका और बोला, साले बैंक में काम करके इतने साल तूने गुजारा किया, अब तू उसे ही लूटने चला है। हम ये ना समझ सके कि हम एक कुत्ते को चमड़े की रखवाली करने के लिए दे रहे हैं।
तभी रामदीन ने गोली चलाई। गोली उसकी छाती को चीरती हुई उसके सीने के पार निकल गई। तभी रामदीन बोला, क्या हुआ साहब, किसी और को भी मारता हुआ देखोगे? तभी हाथ पैर हिलाओ। नहीं, मैं करता हूँ। मैं और रामदीन स्ट्रॉन्ग रूम की ओर बढ़े, जहाँ बाकी पैसे पहचानने के लिए रखे गए थे। रामदीन मेरे साथ मिलकर पैसों से भरे पेटियों को ला कर रखना शुरू कर दिया। जब सारे पैसे इकट्ठा हो गए तो उसने अपने हथियार को मुठ मेरे सर पर मारा, जिससे मैं फर्श पर धराशायी हो गया। तभी पूजा ने अंदर कदम रखा, वो भी हाथ में हथियार लिए हुई थी। जब पैसे भरी पेटियां लेकर रामदीन और वसंत बाहर को लपके, तब पूजा ने गन तान दिया और बोली, खबरदार, कोई अब यहाँ से हिलेगा नहीं, और बाहर चली गई। बाहर एक सफ़ेद कार आकर रुकी, जिसके ड्राइवर सीट पर रामदीन बैठा था। पूजा कार में जा बैठी और कार ये जा वो जा कार गोली की रफ्तार से वहाँ से निकली। किसी तरह ज़मीन पर बैठ गया। रामदीन मुझे सचमुच बहुत ज़ोर से मारा था। मेरा सर दर्द से घूम रहा था। मैं उठा और तुरंत फ़ोन की ओर लपका। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और वहाँ हुई दुर्घटना का पूरा वर्णन फ़ोन पर कर दिया। मैं जानता था कि पूजा, रामदीन और वसंत मैंने जो एक घर किराए पर लिया था वहाँ चले गए होंगे और मेरे अगले निर्देश का इंतज़ार कर रहे होंगे। पुलिस वहाँ तुरंत पहुँची और मेरा बयान दर्ज किया और मुझे थाने ले गए। और जब पूरी तरह खाना पूरी कर ली, तब जाकर रात 9 बजे मुझे छोड़ा। तब तक पुलिस ने आने जाने के रास्तों पर नाकाबंदी कर दी। तब तक रामदीन और वसंत के फ़ोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट हो गए थे। अब वो लोग शहर से बाहर कहीं नहीं जा सकते थे। मैंने लोगों के उस किराए के घर में ठहरने का इंतज़ाम कर दिया था। मैं पूजा से मिलने को लेकर बेताब था। मैं पूजा से मिलने वहाँ पहुँचा। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और उसने मेरा स्वागत किया। सब लोगों ने हमारी योजना के सफलता की खुशी में पार्टी करने में लगे थे। मैंने पूजा को निर्देश दिए थे कि वो इन दोनों को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दे। जब आधी रात को वो लोग पूरी तरह बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, हम लोगों ने कुछ पैसे छोड़कर सारे पैसों को एक बोरी में भरा और स्टेशन पहुँचे। मैंने वहाँ मौजूद टेलीफोन बूथ से पूजा को पुलिस को सूचना देने को कहा कि भारत बैंक की डकैती के अपराधी कहाँ पर थे। पूजा ने मेरे कहे अनुसार दोहराया और वापसी टेलीफोन बूथ से बाहर निकली। अब पुलिस के निगाहों पर का मरकज़ वो दोनों होंगे। मैं और पूजा सही मौका देखकर निकल जाएंगे। मैं और पूजा होटल पहुँचे। मैंने अपने फ़ोन से सिम कार्ड निकाला और सिम कार्ड फेंक दिया। मैं और पूजा, हम दोनों बाहों में बाहें डाले लेटे हुए थे और हमारे उज्जवल भविष्य के सपने में खोए हुए थे। मैंने देखा पूजा सो चुकी थी। उसे देखकर मैं मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, अब मुझे आधी रात को मेरी नींद खुली। मैंने देखा पूजा मेरी ओर गन ताने बैठी हुई थी। इससे पहले मैं कुछ कह पाता, उसके बंदूक से निकली गोली मेरे माथे में आ घुसी और मैं परलोक सिधार गया। कई बार जो ईश्वर आपको आपके लिए चुनकर देता है,
वो सही होता है। इसलिए हमें जीवन में जो भी हासिल हो उसे चुपचाप अपना लेना चाहिए। कई बार गलत इंसान से मोहब्बत आपको मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।